अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम ENG 514 की फ़ाइनल टर्म सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई नो आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इस बुक के लेक्चर्स मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, बट मैं ऑलरेडी 2 बुक्स को कवर करवा रही थी, इस वजह से इस बुक को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। बट इंशाल्लाह फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम से पहले ही मैं आप लोगों के लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूँगी। और एक दफ़ा लाजमी जो है वो लेक्चर सुन के जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। भले ही आप चीज़ें नहीं याद करते, एटलीस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। तो इट्स माय पर्सनल एडवाइस कि आप लोग लेक्चर सुन लीजिएगा जस्ट। भले ही आप लोगों ने याद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस एक दफ़ा सुन के अपने माइंड में कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर कर लीजिएगा फ़ाइनल एग्ज़ाम से पहले। स्टार्ट करते हैं हम अपने फ़र्स्ट टॉपिक से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टॉपिक है हमारा स्पीकिंग पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम स्पीकिंग से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, डिफाइनिंग स्पीकिंग। तो यहाँ पे जस्ट इस वाले टॉपिक में जो है वो ओवरव्यू दिया हुआ है, पहले आप टॉपिक देख लें, ठीक है। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। सो इस टॉपिक में वो क्या बताते हैं, इसमें वो बताते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये थिंकिंग और कल्चर जो होता है ना, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का तरीका भी है, ठीक है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये हमारी थिंकिंग और कल्चर जो होता है ना, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का एक तरीका भी है, ठीक है। इस वजह से बहुत सी कंट्रीज़ अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अलावा भी दूसरी लैंग्वेजेस सीखने पर जो है वो फोकस करती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो ऑब्वियसली इंग्लिश को दी जा रही है। आज इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बन चुकी है। तो इट्स एन MCQ, आप लोगों को क्विज़ में आ सकता है। उसके अलावा मज़ीद तो बताते हैं कि स्पीकिंग उन 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल में से एक है जिनमें हमारे पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्विज़ में रिपीट हो सकता है। उसके अलावा बताते हैं कि स्पीकिंग का मतलब है दूसरों से बात करना, ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सकें या अपने ओपिनियंस, होप्स और आइडियाज़ वगैरह जो है ना, उनको एक्सप्रेस कर सकें। इस वाले टॉपिक में जो बताया जा रहा है ना, जस्ट उसकी आपको थोड़ी सी आप कह लें समरी या तशरीह दे रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा बताते हैं कि लोगों को किसी लैंग्वेज का स्पीकर तब कहा जाता है जब वो उस लैंग्वेज में बात कर सके, तभी हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो इस लैंग्वेज का स्पीकर है, स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज के, उस लैंग्वेज का स्पीकर है, उस लैंग्वेज का स्पीकर है, ठीक है। हर जगह जो है वो स्पीकिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्किल है, तो इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पे रिवर्स के अकॉर्डिंग 1981 के मुताबिक स्पीकिंग जो है ना वो कम्युनिकेशन में रीडिंग और राइटिंग से डबल यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीकिंग बताई गई हैं, जो कि 2 हैं, एक मोनोलॉग आ जाता है, एक डायलॉग आ जाता है। मोनोलॉग क्या होता है, ऑब्वियसली जब एक बंदा कंटिन्यूसली बोल रहा होता है, ठीक है, ये वन वे एक तरह से कम्युनिकेशन होती है। जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको हम मोनोलॉग कह सकते हैं, ठीक है। डायलॉग क्या होता है, जब 2 लोग या ज़्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रही होती है बाकायदा, उसको हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पीकिंग की 2 मेन फंक्शंस होते हैं, एक हमारे पास ट्रांजैक्शनल आ जाता है, दूसरा इंटरेक्शनल आ जाता है। ट्रांजैक्शनल में हम क्या करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी से रास्ता पूछा, उस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी वो ट्रांजैक्शनल होगी, ठीक है। इंटरेक्शनल में क्या होता है, जब हम सोशल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम इंटरेक्शनल बोलते हैं। तो ये बेसिकली स्पीकिंग के 2 मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद तो बताते हैं कि स्पीकिंग को सही तरह डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन ESL एंड EFL लर्नर के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नुनान 1999 वो कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस का मतलब होता है एबिलिटी टू कैरी अ कन्वर्सेशन, ठीक है। लास्ट पे यहाँ पे वो बता रहे हैं कि स्पीकिंग जो है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्किल है, मतलब कि स्पीकिंग सिर्फ ग्रामर या सेंटेंस जो है करेक्ट सेंटेंस बनाना नहीं होता, बल्कि इसमें हम प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, उसके अलावा यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर पर्पस देखते हैं, प्रैग्मेटिक्स, इंटरेक्शन, वो सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा बाई गेट 1998 में उसने क्या कहा था कि स्पीकिंग एक हाई लेवल मेंटल एक्टिविटी है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल होता है, ठीक है। जब स्पीकर बोलता है तो वर्ड मेमोरी से जो है वो रिट्राइव करता है, उन्हें ग्रामर के मुताबिक अरेंज करता है और फिर बोलता है रियल टाइम में, ठीक है। लेकिन क्या है कि वर्किंग मेमोरी की जो लिमिटेशन है उसकी वजह से स्पीकर साइमल्टेनियसली सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पाता। तो ये एक जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आपने याद नहीं करना, ये जस्ट मैंने यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने बताया वो आपको बता दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि आपने याद रखना है कि स्पीकिंग एक तरह से कॉम्प्लेक्स
स्किल भी है, किस तरह से है कि आपको इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, जिनमें हमारे पास जो है वो प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, प्रैग्मेटिक्स, इंटरेक्शन सब कुछ आ जाता है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट टाइप्स और फंक्शंस बताए हैं, आपने याद रखना है, और 2 इसमें से क्विज जो मैंने अभी बताया है आपको, वो जस्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं स्पोकन लैंग्वेज। सो यहाँ पे वो बताते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज जो है ना वो कम्युनिकेशन की नीड से निकला है। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब कि हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। अब इसके कुछ उन्होंने यहाँ पे की फीचर्स बताए हैं। की फीचर्स में वो बताते हैं कि टाइम बाउंड होती है और डायनामिक होती है, मतलब कि स्पोकन लैंग्वेज होती है ना वो रियल टाइम में होती है। ऑब्वियसली एक तरह से आपको कोई चीज़ें प्लान नहीं करनी पड़ती, जिस तरह भी है रियल टाइम में हो रही होती है। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं कि लेस प्लानिंग, मतलब कि स्पीच में प्लानिंग का टाइम नहीं होता, इसलिए जो फिलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक इस तरह के जो फिलर्स होते हैं, रेपिटेशन, हेजिटेशन, वो सब कुछ इसमें नॉर्मल होती है। उसके अलावा बताते हैं कि सेंटेंस बाउंड्रीज जो होती हैं वो इसमें क्लियर नहीं होती, फेस टू फेस इसमें इंटरेक्शन होता है। उसके अलावा जो डिक्टिक वर्ड्स यूज़ होते हैं लाइक दिस, दैट, देयर, नाउ, वो सारे वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये शेयर्ड नॉलेज पर डिपेंड होती है। ठीक है, इसमें इनफॉर्मल वोकैबुलरी भी जो है वो पाई जाती है, जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं सम टाइम इनफॉर्मल वोकैबुलरी भी आपके मुंह से जो है निकल जाती है। ठीक है, सोशल पर्पसेस, मतलब कि गोसिप, स्मॉल टॉक, इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें सेल्फ करेक्शन पॉसिबल होता है, मतलब कि अगर आपने कुछ गलत बोला है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता। ठीक है, टॉपिक नेगोशिएशन और इंटरप्शन जो है वो इसमें कॉमन होती है। फॉर्मूलिक एक्सप्रेशन इसमें पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, आई डोंट नो, इस तरह के। ठीक है, इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ठीक है, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन से जो मीनिंग क्लियर हो जाता है। सेंटेंस इसमें क्लियर नहीं होते, मतलब कि पॉजेज और इंटोनेशन से समझ आता है कि कहाँ ब्रेक है, वरना आप थोड़ी सी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, स्पीच इसमें काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें स्पीच ज़्यादा सोशल होती है, बोलते वक्त सोचा जा सकता है। ठीक है, वही मैंने आपको बात बताई कि एक दफ़ा आपसे गलती होगी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हर कॉन्टेक्स्ट का अपना प्रेडिक्टेबल डिस्कोर्स पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेकरी में गए हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ जाके ये नहीं बोलेंगे गिव मी अ बनाना, आप बेकरी की तरह की जो कन्वर्सेशन होगी वो वहाँ पर जाके यूज़ करेंगे। तो इसमें ये बात वो बता रहे हैं कि हर कॉन्टेक्स्ट का एक तरह से अपना प्रेडिक्टेबल डिस्कोर्स पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह की करैक्टरिस्टिक्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने जस्ट 6 या 7 करैक्टरिस्टिक्स याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द स्किल ऑफ स्पीकिंग आ जाता है। सो इसमें वो बताते हैं कि स्पीकिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, जिसमें मीनिंग प्रोड्यूस करना प्लस रिसीव करना और प्लस प्रोसेस करना शामिल होता है। ठीक है, उसके अलावा ये स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है, और ये स्किल जो होता है वो ओवरलैप करता है डिफरेंट स्किल के साथ, जिनमें हमारे पास प्रैग्मेटिक्स आ जाती है, एथनोग्राफी आ जाती है, सेंटेक्स, सेमेंटिक्स, उसके अलावा प्रोसोडी, फोनोलॉजी यानी कि साउंड, स्ट्रेस, वो वाला सारा कुछ जो है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से स्पीकिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग समझने के लिए हमें डिस्कोर्स, ग्रामर, वोकैबुलरी और साउंड्स वगैरह सब चीज़ें साथ में समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जस्ट इस पैराग्राफ में ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रिंगिंग द फेसेट्स ऑफ स्पीकिंग टुगेदर। तो इस पैराग्राफ में वो क्या बताते हैं कि स्पीकिंग सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी बिल्डिंग प्रोसेस भी है। ठीक है, अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, आपको ग्रामर प्लस वोकैबुलरी के साथ कल्चर, पोलाइटनेस, सोशल नॉर्म्स भी सीखने पड़ते हैं। ठीक है, एक नई वॉइस में बात करने के लिए स्पीकर को अपना आप जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जस्ट ये यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द नेचर ऑफ स्पीक इन कॉन्ट्रास्ट टू राइटिंग, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है वो स्पीच और राइटिंग का एक तरह से डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम की सूरत में उन्होंने बताया, मैं आपको सिंपल से 4-5 स्टेप्स बता देती हूँ जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्पीच की अगर हम बात करें, और स्पीच जो होती है ना वो ट्रांजिएंट होती है, मतलब कि टेम्परेरी होती है। ठीक है, जब एक लफ्ज़ बोला जाता है तो वो उसी वक्त और जगह का होता है, दोबारा सेम तरह से नहीं हो सकता अनलेस के रिकॉर्ड किया हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि जो स्पीच होती है ना वो ट्रांजिएंट होती है, रियल टाइम और ओरल होती है। जबकि आप राइटिंग की बात करें ना तो राइटिंग जो होती है वो परमानेंट होती है, प्लान्ड होती है और विजुअल, यानी कि देख सकते हैं आप, उसको देख के ही आप उसको पढ़ेंगे ऑब्वियसली। उसके अलावा स्पीच जो होती है ना वो इनफॉर्मल होती है, फेस टू फेस होती है। ठीक है, जबकि हम राइटिंग की बात करें तो वो फॉर्मल होती है, बाकायदा प्लान उसमें शामिल होता है और वो स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, स्पीच जो होती है उसमें फीडबैक अवेलेबल होता है, जबकि राइटिंग में फीडबैक डिलेड होता है। ठीक है, स्पीच में क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन मूवमेंट होती है। ठीक है, ऑब्वियसली आप जो है वो गलतियां वगैरह करेक्ट कर सकते हैं, अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। राइटिंग जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस होती है। उसके अलावा स्पीच का जो चैनल होता है, यहाँ पे भी नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें भी यही बात उन्होंने बताई हुई है कि स्पीच का जो चैनल होता है वो ओरल और ऑरल होता है, जबकि राइटिंग का जो है वो विजुअल और मोटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ORAL और AURAL मैंने यूज़ किया, ओरल एंड ऑरल दोनों।
तो इसका क्या मतलब है कि स्पीच जो होती है ना वो आप उसमें बोलते भी हैं और उसमें आप सुनते भी हैं, इस वजह से 2 वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। जबकि राइटिंग क्या होती है, विजुअल और मोटरिक चैनल पे होती है, ठीक है, देखना और लिखना इसमें शामिल होता है, ठीक है। स्पीच जो होती है वो रियल टाइम होती है, इसलिए स्पीकर जो है वो जल्दी से सोच भी सकता है और बोलना उसको पड़ता है सडनली। जबकि हम रिटन लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसको अगर आप ऑरली प्रेजेंट करेंगे ना तो क्या होगा कि लिसनर सम टाइम ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि वो हैवी इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम में प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर आप लिखी हुई स्पीच को जो है वो ऑरली बोलेंगे, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ये आपने याद रखना है। जिस जिस तरह से आपको 4-5 पॉइंट्स में समझ आई आपने बिल्कुल वैसे लिख देना है, कोई आप लोगों के नंबर जो है वो कट नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा इस पैराग्राफ में अगेन चैनल बताए हुए हैं कि स्पीच जो होती है उसमें ऑरल प्लस ऑरल चैनल होता है, मतलब कि बोलना और सुनना, जबकि राइटिंग में विजुअल और मोटरिक चैनल जो होता है उस पर होती है ये, यानी कि देखना और लिखना इसमें शामिल होता है। उसके अलावा मोस्ट स्पीच जो है वो इनफॉर्मल और स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है, यूजली फेस टू फेस होती है और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इवॉल्व करते रहते हैं हम, ठीक है, जैसे कि एक नेचुरल कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट बताया हुआ है, बाकी जो डिफरेंस मैंने आपको बता दी है रिटन और स्पीच के, तो वही वाले डिफरेंस जो है वो इस वाले पैराग्राफ में बताए हुए हैं और इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ है हाउ स्पीच इज रिगार्डेड। सो इस पैराग्राफ में वो बताते हैं कि स्पीच को लिंग्विस्टिक्स में जो है वो प्राइमरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोचेस में स्पोकन फॉर्म पे ज़्यादा फोकस होता है। स्पोकन लैंग्वेज इट मीन्स के रियल लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस, ठीक है, स्पीच यानी कि लैंग्वेज, ठीक है, फॉर मैनी थ्योरिस्ट, ये यहाँ पे बताया हुआ। उसके अलावा मजीद वो बताते हैं कि चिल्ड्रन स्पीक बिफोर दे राइट, ठीक है। सो स्पोकन मोड जो होता है वो नेचुरल और बेसिक होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि स्पीच में ज़्यादा एम्फोसिस होता है सोशल इंटरेक्शन पर, इमोशंस पर और जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है ना उसके ऊपर, ठीक है। तो जस्ट ये 3 या 4 पॉइंट्स आप समझ लें, वो इसमें बताए हुए हैं, ये भी आपने याद नहीं करना, जस्ट आपने समझना है। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है वेयर डज स्पीच फिट इन लैंग्वेज स्टडीज। तो इसमें बहुत सिंपल सा पॉइंट बताया, इसमें वो बताते हैं नोम चॉम्स्की 1960s ने जो है वो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे। ये बहुत ज़्यादा एक तरह से पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, आपने पहले भी पढ़ा है। सो नोम चॉम्स्की जो है उसने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें बताए थे, एक उसने कॉम्पिटेंस का बताया था, एक उसने परफॉर्मेंस का बताया था। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है लैंग्वेज का जो नॉलेज हमारे दिमाग में किस तरह से प्रोसेस कर रहा होता है, कितने माहिर आप होते हैं, ठीक है, उसको हम कॉम्पिटेंस बोलते हैं। परफॉर्मेंस में क्या होता है, लैंग्वेज का एक्चुअल यूज़ किया जा रहा होता है, रियल यूज़ होता है, जिसको आप स्पीकिंग और राइटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। उनका फोकस था कि बच्चे कैसे नेचुरली लैंग्वेज सीख लेते हैं बिना फॉर्मल टीचिंग के। तो उन्होंने कहा कि हम बायोलॉजिकली प्री प्रोग्राम्ड होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, मतलब ये कि एक इननेट एबिलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी होती है। तो इस आइडिया ने जो है वो ओल्ड बिहेवियरिस्ट थ्योरी को जो है वो चैलेंज किया था, जो कहती थी कि लर्निंग सिर्फ इन्वायरमेंट से होती है। तो इन दोनों व्यूज़ का इन्फ्लुएंस जो है वो स्पीच स्टडीज़ और लैंग्वेज टीचिंग थ्योरीज पर काफ़ी डीप था, ठीक है। तो ये जस्ट यहाँ पे बताया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन स्पीकिंग। लास्ट पैराग्राफ है इस वाले लेसन का। सो इसमें वो बताते हैं कि डिफरेंट टाइम्स और कल्चर्स में जो है वो स्पीकिंग स्किल को कभी इंपॉर्टेंस समझा गया था। सो यहाँ पे वो बताते हैं कि डिफरेंट टाइम्स और कल्चर्स में जो है स्पीकिंग स्किल को भी इंपॉर्टेंट समझा गया और कभी उसको इग्नोर किया गया, ठीक है। पहले स्पीकिंग जो है वो मोस्टली फेस टू फेस होती थी, इसलिए वो टेम्परेरी यानी कि ट्रांजिएंट होती थी और उसका जो रिकॉर्ड है वो नहीं होता था। स्पीकिंग की पावर जो है परसुएशन और इन्फ्लुएंस में देखी जाती थी, जैसे आप कह लें जेस्चर्स हो गए, टोन हो गया, आई कॉन्टेंट, उनसे जो है वो लोगों को इम्प्रेस करना वगैरह शामिल होता था, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि 19th सेंचुरी तक जो है वो लैंग्वेज टीचिंग में ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड जो है वही पॉपुलर थी, वही पॉपुलर रहा, ठीक है। स्पीकिंग पे जो है वो कम फोकस था। फिर उसके बाद 1880s रिफॉर्म मूवमेंट जो थी उसने स्पीकिंग को करिकुलम का पार्ट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। 1960s चॉम्स्की ने जो है वो ग्रामर सिस्टम पे फोकस किया, जबकि 1970s से 80s तक जो है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच ने कहा कि लैंग्वेज तभी सीखी जा सकती है जब रियल कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, यानी कि स्पीकिंग के ऊपर जो है वो फोकस किया गया। फिर बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स जो थे उन्होंने स्पीकिंग को रियल लाइफ स्किल माना और आहिस्ता आहिस्ता से अब बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स ऐसे हैं जो कि स्पीकिंग को रियल लाइफ स्किल मानते हैं, जिसमें फ्लुएंसी, स्पॉन्टेनिटी, कॉन्टेक्स्ट जो है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ी सी बताई हुई थी कि पहले जो है वो ऑब्वियसली ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और ये जो डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनके ऊपर फोकस किया जाता था, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और पता चलता गया कि स्पोकन लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और फिर उसके ऊपर जो है वो तवज्जो स्टार्ट कर दी गई। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री में बताया हुआ है। आई होप सो कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को समझ आई है तो काइंडली मुझे दुआ में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।